हेलो एवरीवन, माय नेम इज शबान सर और इंग्लिश बाय शबान सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमने जो है लास्ट क्लास डिस्कस किया था, टेंस हमने पढ़ा था। टेंस का हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने जो है कवर किया है। अब आगे जो हम करेंगे वो टेंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके जितने भी जो एसएससी है, बैंक है ना, जो स्टेट लेवल व्यापम के एग्जाम है उन सभी से रिलेटेड होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन में, क्या लिखा है कि इन द गिवन क्वेश्चंस वन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, नेमली ए बी सी एंड डी, आउट ऑफ विच वन मे और मे नॉट contain an error. Mark the part with error as your answer. If no error is there, mark option E as your answer, है ना। ये कह रहे हैं कि आपको जो है पर्टिकुलर 2 या 3 लाइन का सेंटेंस दिया हुआ है और उस 2 या 3 लाइन के सेंटेंस में कहाँ पर एरर है उसको वो बताना है ना। यहाँ पर जो एरर्स होगी वो ओनली टेंस से रिलेटेड है जो आपने पढ़ा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या लिखा है? लिखा है कि द यूसेज ऑफ द टर्म इन्फ्लेशन हैज नेवर बीन एज वाइड स्प्रेड एज इट हैज बीन इन द रिसेंट इकोनॉमिक डिस्कशन। ये कह रहा है ना। सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि जो एक टर्म है इन्फ्लेशन, जो उसका यूज है वो कभी भी इतना वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है। इट हैज बीन इन द रिसेंट इकोनॉमिक डिस्कशन, जितना कि अभी जो है आपका अभी का जो इकोनॉमिक डिस्कशन है उसमें हुआ है, ये कह रहे हैं। तो इसमें एरर क्या है? बी में। और बताइए इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या? बिल्कुल आएगा। देखिए इसमें एरर ये देखें, इसमें अगर हम देखें ना एरर, तो क्या लिखा है? द यूसेज ऑफ द टर्म इन्फ्लेशन, ये सब्जेक्ट हो गया है ना। हैज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना। हैज नेवर बीन, ये हमारी ये मेन वर्ब हो गया। वो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में आता है, सही है। एज वाइड स्प्रेड एज, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, है ना। ईट के साथ हैज दिए, बिल्कुल सही है। इट हैज बीन, बीन के हैज पर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिए, बिल्कुल सही है। इन द रिसेंट इकोनॉमिक डिस्कशन, सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो होगा ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। क्या ये? नो एरर। समझ में आ गया? आगे बढ़े, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसका आंसर बताएंगे। देखिए क्या लिखा है? एंटरप्रेन्योर्स एंड साइंटिस्ट आर मेकिंग नोटेबल कंट्रीब्यूशंस टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑफ द कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। ये कह रहे हैं, है ना। सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होगा। ये कह रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स और जो साइंटिस्ट है वो बहुत ही नोटेबल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। किसके लिए? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए। किसका? देश का। कब से कर रहे हैं? फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से कर रहे हैं, है ना। ये मीनिंग दे रहा है। तो इसमें एरर क्या होगा? अच्छा ये बताओ, जैसे कि मैंने सेंटेंस बोला, अगर मैं कहता हूं ही इज राइटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या कहा मैंने? ही इज राइटिंग फॉर 2 आवर्स, ये करेक्ट है क्या? क्या होगा? ही हैज बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है ना। यहाँ पर लिखा फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यूज कौन से हुआ है? ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज हुआ है। क्या हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो होगा क्या? यहाँ पर अभी प्लूरल है तो यहाँ पर होना चाहिए आर के बदले क्या आएगा? हैव बीन मेकिंग, है ना। आंसर क्या बनेगा? एंटरप्रेन्योर एंड साइंटिस्ट हैव बीन मेकिंग नोटेबल कंट्रीब्यूशंस टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑफ द कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। ये हमारा आंसर होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? तो
देखिए क्या लिखा है, इट इज टाइम, यही समय है, इट इज टाइम यही समय है, हमें इनेक्ट करना चाहिए। इनेक्ट करना चाहिए मतलब बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पॉलिसीज बनाना चाहिए। टू एड्रेस, बनाने एड्रेस करने के लिए, टू के बाद वी वन दिए सही है। एड्रेस करने के लिए क्या चीज को? द अर्जेंट चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज का जो अर्जेंट चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए, और बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए, ये मीनिंग दे रहा है ना। देखिए इसमें एरर ये है, जैसे कि हमने उसे पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कि कभी भी अगर आपको क्लॉज मिले, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये अगर क्लॉज मिले तो हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और ये सेंटेंस में टाइम ऑफ एक्शन नहीं बताता, सजेशन बताता है। क्या बताता है? सजेशन। अगर मैं कहता हूं इट इज हाई टाइम वी शुड गो देयर, ये गलत है। इट इज हाई टाइम वी वेंट देयर, ये आपका बनेगा। अगर मैं कहता हूं इट इज हाई टाइम यू शुड टेक लंच, तो गलत होगा। इट इज हाई टाइम यू टुक लंच, ये आपका बनेगा ना। ये रूल है, हमने किससे पढ़ा था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ा था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो लिखा है ना, इट इज टाइम शुड इनेक्ट, ये गलत है। यहाँ पर जो शुड इनेक्ट, इसके प्लेस में क्या आएगा? वी, ये होगा वी इनेक्टेड। आंसर क्या बनेगा? वी इनेक्टेड। इसका आंसर होगा इट इज टाइम वी इनेक्टेड comprehensive environmental policies to address the urgent challenges of climate change and biodiversity loss, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ तक कोई डाउट है पूछ सकते हैं। समझ में आ गया ये रूल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल में। पूरा जितना मैं थ्योरेटिकल पार्ट कराया हूं ना, वो अगर आपका क्लियर होगा तभी ये बनेगा, है ना। इसीलिए आराम से पढ़े हम लोग 1 मंथ तक, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? रिया हैड बीन वर्किंग विद द कंपनी फॉर अ डिकेड व्हेन शी डिसाइडेड टू परस्यू अ न्यू करियर पाथ। ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे कि रिया जो है काम कर रही थी किसके साथ? कंपनी के साथ, बहुत से मतलब डिकेड से, है ना। व्हेन, जब उसने डिसाइड किया परस्यू करने के लिए अपना न्यू करियर पाथ, ये मीनिंग दे रहा है ना। उसमें एरर क्या है? हैड बीन तो आएगा क्योंकि फॉर दिया है यहाँ पर, है कि नहीं। रिया हैड बीन वर्किंग विद द कंपनी फॉर अ डिकेड व्हेन शी डिसाइडेड टू परस्यू अ न्यू करियर पाथ। इज देयर एनी एरर? नो एरर। क्या ये? नो एरर। सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, है ना। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, है ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये है अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? हाँ जो कम्प्लीटेड है ना, हाँ वो मतलब उसी वाला क्या होनी चाहिए वो? एक बार पढ़ते हैं, हाँ। देखिए क्या लिखा है? अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम वेकेशन, वेकेशन से रिटर्न होने के बाद, रिटर्न होने पर जो मारिया है उसने सीखा कि उसके जो कलीग्स थे उसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था प्रोजेक्ट को, जब उसको शुरुआत में उसको असाइन किया गया लीड करने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए, ये मीनिंग दे रहा है ना। तो इसमें एरर क्या है? टू के बाद तो वी वन आएगा, टू लीड हुई होता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, है ना। अच्छा ये बताइए, अगर आपको याद होगा, मुझे ये बताइए कि ये जो ऑलरेडी है कौन से टेंस का कीवर्ड है? कौन से टेंस में कीवर्ड लिखा है? हाँ, ये जो कीवर्ड लिखा है वो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिखा है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट भी लिखा है, देखना कॉपी में, है ना। और आप लोग बोल रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी है, पास्ट परफेक्ट में भी है, तो मैंने पहले ही बोला अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, है ना। तो मैंने कहा कि जो ऑलरेडी कौन से टेंस का कीवर्ड है? परफेक्ट का कीवर्ड है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा।
अब यहाँ पर अगर देखें तो लिखा है हर कलीग्स, ये हमारा सब्जेक्ट है ना। यहाँ पर देखें अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम वेकेशन, ये फ्रेज हो गया। मारिया सब्जेक्ट है, लर्नड हमारा वर्ब है और दैट हमारा कंजंक्शन है। उसका सब्जेक्ट क्या दिया है, हर कलीग्स, ये सब्जेक्ट है। ऑलरेडी, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यहाँ पर वर्ब है। अब ये बताओ, ये सब्जेक्ट दिया है, ये वर्ब दिया है, तो कौन सा टेंस बना है, पास्ट सिंपल बन गया। क्यों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो पास्ट सिंपल यूज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में ही ऑलरेडी आपका कीवर्ड होता है, इसीलिए आंसर होगा शी हैड ऑलरेडी। क्या बनेगा, शी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड, ये आंसर बनेगा ना। इसीलिए मैं बताया कि जो कीवर्ड हो इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये होगा अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम वेकेशन मारिया लर्न दैट हर कलीग्स हैड ऑलरेडी completed the project she was initially assigned to lead, ये आंसर बनेगा ना। हाँ नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस का ये पैसिव वॉइस में वाज को वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, ये आगे हम वॉइस में पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट को वॉइस में बताऊंगा है ना अभी जस्ट इसके बाद, है ना। तो यहाँ पर ये सही है, ये शी वाज उसको असाइन किया गया है ना, उसने असाइन थोड़ी किया है, उसको असाइन किया गया। तो अगर वो एक्शन का रिसीवर बनता है ना, तब उसको पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, ठीक है। तो और अगर मैं कहता हूँ शी वाज असाइनिंग, तो किसी और को असाइन कर रही थी, ये मीनिंग देगा, है ना। अब यहाँ पर अगर देखें तो ऐसे भी बोलते हैं ना, ऑलरेडी ये हो चुका है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो परफेक्ट के ही केस में हम ऑलरेडी का यूज करते हैं ना, तो इसीलिए आंसर बनेगा कि हर कलीग्स हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट है पूछ सकते हैं, समझ में आ गया, आगे बढ़े, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बताइए बहुत बढ़िया, गुड यार, क्या बात है ना। देखो यहाँ पर ये वाज ना होकर क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था हाइपोथेटिकल सेंटेंस में, किसे पढ़ा था, हाइपोथेटिकल सेंटेंस हमने पढ़ा था कि जब हम वो सच नहीं होता ना, तो हम सारे सब्जेक्ट्स हम वर का यूज करते हैं ना। जैसे मैं बताया था एक सेंटेंस कि अगर मैं अंबानी होता, मैं गरीबों की हेल्प करता, तो अंबानी तो हूं नहीं, मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा क्या कि इफ आई वर अंबानी, हूं तो नहीं ना, इसीलिए क्या बोलूंगा, इफ आई वर अंबानी। तो याद रखना, कभी भी वो अगर हाइपोथेटिकल केस है तो जनरली होता क्या है, जनरली हम आई के साथ वाज, शी के साथ वाज, ही के साथ वाज ऐसे यूज करते हैं। जनरली अगर देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट साथ वाज ही, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वाज ही आता है ना। लेकिन अगर वो हाइपोथेटिकल केस है तो चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सारे सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वर। कब, जब वो हाइपोथेटिकल केस या इमेजिनरी सेंटेंस होता है तभी यूज करते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर वाज ना होकर क्या आना चाहिए, वर होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है पूछ सकते हैं, आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा है, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस आवर स्कूल डेज एंड शेयर मेनी मेमोरीज, ये लिखा हुआ है ना। चलो देखिए यहाँ पर अगर देखिए मीनिंग तो समझ गए होंगे, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर ये बताओ, जैसे कि आपको मैं दो टाइप के वर्ब बताए थे, एक आपको बताया था डायनेमिक वर्ब, एक आपको बताया था स्टैटिक वर्ब। एक क्या बताया था, डायनेमिक वर्ब, एक क्या बताया था, स्टैटिक वर्ब। मैंने बताया कि जो डायनेमिक वर्ब होते हैं क्या शो करते हैं, क्या शो करते हैं, फिजिकल या इमोशनल, क्या शो करते हैं। हाँ, डायनेमिक वर्ब फिजिकल एक्शन को बताते हैं और स्टैटिक वर्ब इमोशनल या मेंटल एक्शन को शो करते हैं, ऐसा हमने देखा था, है ना। तो ये बताओ, ये जो मैंने नो लिखा हुआ है, ये नो हमारा ये कैसा वर्ब होगा, ये डायनेमिक है कि स्टैटिक है, नो कैसा वर्ब है, डायनेमिक है कि स्टैटिक है, क्या है,
मैं अगर कहता हूँ मैं तुम्हें जानता हूँ तो मैं उसको मार पीट रहा हूँ क्या? उसको तो मैं मेंटली कर रहा हूँ ना, ऐसी इमोशनली कर रहा हूँ। नहीं समझे? मैं जानता हूँ तो कुछ मैं फिजिकल एक्शन करता हूँ क्या? हाँ, तो ये हमारा कैसा वर्ब है? स्टैटिक वर्ब है। और हमने पहले ही देखा था कि जो स्टैटिक वर्ब्स होते हैं ना, उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज नहीं करते। जितने भी जो स्टैटिक वर्ब्स हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज नहीं करते। अगर मैंने एग्जांपल बनाया, अगर मैं कहता हूं कि इट इज appearing to me that you will go there, ये मैंने लिखा हुआ है ना? लिखा मैंने इट इज appearing to me that you will go there। इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या? इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है? मीनिंग क्लियर है ना? नहीं है। देखो, अपीयर का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, ये होता है ना? ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि वो वहां नहीं जाएगा। पहले ये मुझे बताओ, ये जो अपीयर मैंने लिखा हुआ है ये डायनेमिक है कि स्टैटिक वर्ब है? अपीयर का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, स्टैटिक वर्ब है। तो अगर ये स्टैटिक वर्ब है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज नहीं होगा, इसे हमें प्रेजेंट सिंपल में यूज करना पड़ेगा। इसे यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल में, है ना? तो इसका आंसर बनेगा इट अपीयर्स। क्या बनेगा? इट अपीयर्स टू मी यू विल गो देयर, ये आंसर बनेगा, है ना? तो वैसे यहां पर देखिए, यहां पर ये कंटीन्यूअस में यूज होगा नहीं अगर ये स्टैटिक वर्ब है ना? अब यहां पर यूज हुआ है सिंस आवर स्कूल डेज, हमारे स्कूल के समय से, तो सिंस जो है प्रेजेंट सिंपल में भी यूज नहीं हो सकता, इसीलिए सेंटेंस को हमको रखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। इसमें रखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना? ऐसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था। अगर मैं कहता हूं कि आपको आई नो यू फॉर 2 years, आई नो यू फॉर 2 years, ये मैंने लिखा हुआ है ना? तो मैंने बताया कि जो सेंटेंस है इनकरेक्ट है, इसका करेक्शन आपने बनाया था कि आई हैव नोन यू। क्या बनेगा? आई हैव नोन यू फॉर 2 years, ये आपका बनेगा, है ना? तो वैसे ही ना इस सेंटेंस को हमको प्रेजेंट परफेक्ट में रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो हैव बीन नोइंग ये लगा है ना, यहाँ पर ये बीन नोइंग की जगह होगा हैव नोन। क्या बनेगा? हैव नोन। तो इसका आंसर बनेगा वी हैव नोन ईच अदर सिंस आवर स्कूल डेज एंड शेयर मेनी मेमोरीज, ये आंसर बनेगा, है ना? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है सभी को, है ना? चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए ये क्वेश्चन अगला हमारा। हाँ, कीवर्ड जो लिखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, है ना? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट इसका आंसर बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है जी, हाँ ना? देखो क्या लिखा है, आई हैव टू गो वेरी रिसेंटली एज आई हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल्ड इन द नेक्स्ट 15 minutes, ये लिखा हुआ है ना? ये आपको यहाँ पर ये वेरी नहीं आएगा जी, है ना? ये होगा आई हैव टू गो रिसेंटली, वेरी का यूज नहीं होगा, ऐसे में वो सेंटेंस थोड़ा सुपरफ्लुअस हो जाएगा, है ना? चलिए अगला, नेक्स्ट इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं ना, एरर कहां पर है? सी में। चलिए देखते हैं, और बताइए कोई। लेट्स सी इनिशिएटेड नहीं आएगा। चलो पढ़ते हैं ना, क्या लिखा है? सोनिया इनिशिएटेड। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। उसे शुरू किया क्या? हर फोटोग्राफी
स्टूडियो। कब किया? अ ईयर अगो, एक साल पहले। ड्यूरिंग, किसके दौरान? ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन द इंडस्ट्री इज विटनेसिंग अ सर्ज इन डिमांड। जब जो इंडस्ट्री है वो विटनेस कर रही थी, मतलब उसके पास वो फेस कर रहा था क्या? सर्ज, इंक्रीज सर्च कर रहा था किसमें? डिमांड में। ये मीनिंग दे रहा है ना। अब ये बताइए यहाँ पर इनिशिएटेड क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर ये कह रहा है कि अ ईयर अगो, तो ईयर अगो मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, और ऐसे भी जो कीवर्ड है अगो वो हमारा पास्ट सिंबल का ही कीवर्ड है। यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कभी भी याद रखना, अगर आपके सामने 2 या 3 अंक का तो सेंटेंस है, तो सेंटेंस में जो टाइम ऑफ एक्शन है ना वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो वो पास्ट में रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इज गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? वाज। समझ में आया कि नहीं? है ना। तो इसीलिए आंसर होगा सोनिया इनिशिएटेड हर फोटोग्राफी स्टूडियो अ ईयर अगो ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन द इंडस्ट्री वाज विटनेसिंग अ सर्ज इन डिमांड। ये आंसर बन गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये अगला हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएंगे। सर ऐड भी उसके बाद आईएनजी का प्लेट साथ में। चलिए देखते हैं ना, एरर कहां पर है बताइए? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बताइए। हाँ, एरर है आपके पास बी में। बी में। चलो देखते हैं ना। और बताइए कोई, और कोई बताएंगे क्या? चलिए अब देखिए, ध्यान सुनो, है ना। देखो क्या लिखा है, द फॉरगॉटन लेटर। क्या लिखा है? द फॉरगॉटन लेटर। इसे हम क्या कहते हैं जी? सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। मैंने बताया सब्जेक्ट में हमेशा क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर लेटर हमारा क्या है? नाउन है। फॉरगॉटन क्या है? क्या है जी फॉरगॉटन? एडजेक्टिव। किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। फॉरगॉटन वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पर यूज कैसे हुआ है? वो एडजेक्टिव जैसे यूज हुआ है ना। और यहाँ पर अगर नाउन है क्या लगा हुआ है? यहाँ पर आर्टिकल। ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा आर्टिकल है ना। अब इस पूरे पार्ट को हमने टेक्निकली नाम क्या रखा था? सब्जेक्ट रखा था, है ना। हैड लेड अनडिस्टर्ब्ड ऑन द डस्टी सेल्फ। वो डस्टी सेल्फ में रखा हुआ था, ये मीनिंग दे रहा है। मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? वो डस्टी सेल्फ में क्या हुआ था? रखा हुआ था। फॉर इयर्स, कई सालों से। अंटिल, जब तक। समवन फाइनली स्टम्बल्ड अपॉन इट, कि जब तक उसमें कोई मतलब स्टम्बल नहीं हुआ। स्टम्बल मतलब उसमें जो है लड़खड़ा के न गिरा, ये मीनिंग दे रहा है ना। अब देखिए यहां पर जैसे आपको मैंने कंफ्यूजिंग वर्ब के फॉर्म लिखाए थे। क्या लिखाए थे? कंफ्यूजिंग वर्ब के फॉर्म, है ना। हमने कंफ्यूजिंग वर्ब के फॉर्म में देखा था, एक आपको बताया था लाई। लाई का ये फर्स्ट फॉर्म है। लाई क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। लाई का मीनिंग होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या बताया मैं? लाइड और लाइड, ये आपका बताया था। समझ में आएगी नहीं? ऐसे बताया थे ना। लाई का मीनिंग क्या है? झूठ बोलना। तो लाई का सेकंड फॉर्म लाइड, लाइड ये होता है। फिर मैंने बोला कि लाई का एक और मीनिंग क्या होता है जी? लाई का मीनिंग लेटना भी होता है। क्या होता है? लेटना। तब ये सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? ले। और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? लैन। ये बताया था, है ना। उसके बाद एक आपको और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताया था, ले। ले मतलब क्या होता है? रखना। ले का मीनिंग क्या बताया था? रखना। तो ले का सेकंड फॉर्म क्या बना? लेड। और थर्ड फॉर्म क्या रखा? लेड। नोट्स में देख लेना आप लोग, है ना। तो मैंने बताया लाई का मीनिंग झूठ बोलना है, तो लाई, लाइट, लाइट। और लाई का मीनिंग अगर लेटना है तब लाई, ले, लेड। और ले का मतलब अगर रखना है तो ले, लेड, लेड। तो यहाँ पर जो सेंस बना वो किसका सेंस बना ये बताओ? ले। किसका बना है? ले। तो यहाँ पर ले भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लैंड। हेड लिए क्या लेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। ये क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया, है ना। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको ध्यान में रखना ना, अक्सर इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। आगे बढ़े,
ये सब, इन सभी को मैंने वर्ब के फॉर्म में लिखाया था, कंफ्यूजिंग वर्ब के फॉर्म में। हाँ बताओ, डाउट है तो। ये बोला सर, वो और ये लिखा है। हाँ, ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज करते हैं ना, 2 years, years, that is not a particular name of the year. If there would be 2006, 2007, 2015, दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट परफेक्ट भी यूज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज होगा। जैसे हमने हैव नोन किया ना, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल में यूज नहीं होता। समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये आंसर बताओ। चलिए पढ़ते हैं, क्या लिखा है? लिखा है शी जगल्ड मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू आउट द डे, हैंडलिंग मीटिंग्स, रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल्स एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स। शी इज बिजी देन। ये मीनिंग लिखा हुआ ना। ये मीनिंग क्या कह रहा है कि वो जो है बिल्कुल बहुत से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो जगल हो गई थी, मतलब एकदम वो उसमें इन्वॉल्व हो गई थी, इंटरवीन हो गई थी। क्या करते हुए? पूरे दिन थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे दिन, है ना। क्या करते हुए? मीटिंग्स को हैंडल करते हुए, ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करते हुए और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हुए जब वो बिजी थी। ये मीनिंग दे रहा है ना। तो सेंटेंस में एरर क्या है? देखिए इसमें एरर ये है, ध्यान सुनना। ये बताओ, ये पास्ट की बात कर रहे हैं ना, आप देख सकते हैं किसकी बात कर रही है? पास्ट की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर जो इज है इसकी जगह क्या आएगा? वाज। मैंने पहले बोला कि टाइम फंक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा ना। तो इसका आंसर बनेगा शी जगल्ड मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू आउट द डे, हैंडलिंग मीटिंग्स, रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल्स एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स। शी वाज बिजी देन। यहां तक क्लियर है कि नहीं? आ गया समझ में? अगला नेक्स्ट, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, है ना। देखिए लिखा क्या है? इफ आई हैड अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस आई वुड सर्टनली प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग। सेंटेंस का मीनिंग समझ गए? अगर मैं कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया होता तो मैं निश्चित रूप से आपका जो रिसर्च फाइंडिंग है उसको प्रेजेंट किया होता। ये मीनिंग दे रहा है ना। अब देखो, जैसे कि आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कंडीशनल सेंटेंस, है ना। आपने कंडीशनल सेंटेंस से पढ़ा था कि जो हमारा इफ वाला क्लॉज होता है जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, अगर वो डिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में होता है तो आगे जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? विल। ऐसे बताया था, है ना। और वही जो हमारा इफ वाला क्लॉज है जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, अगर वो डिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में ना होकर अगर वो पास्ट सिंपल में होगा, तो पास्ट सिंपल में होगा तो आगे जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल का पास्ट क्या होता है? वुड होगा। ऐसा हमने देखा था ना। फिर हमने थर्ड कंडीशन बना, तीन कंडीशन पढ़े थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड कंडीशन में क्या था कि जो हमारा इफ वाला क्लॉज है जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, अगर वो डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट सिंपल में ना होकर अगर वो पास्ट परफेक्ट में होगा, किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा, तो आगे जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी? विल का वुड हो गया। अब पास्ट परफेक्ट में हो तो क्या होगा? वुड हैव। क्या आएगा? वुड हैव। ऐसा हमने तीन कंडीशन बोला था ना। अब वही चीज यहाँ पर भी देखो, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और यहाँ पर लिखा है वुड सर्टनली प्रेजेंट। जो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, इसका जो आंसर बनेगा वो होगा आपका वुड हैव सर्टनली, वुड हैव सर्टनली प्रेजेंटेड, वुड हैव सर्टनली प्रेजेंटेड। ये आंसर बनेगा, है ना। तो यहां पर होगा कि इफ आई हैड अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस आई वुड certainly have
प्रेजेंटेड योर रिसर्च फाइंडिंग, ये हमारा आंसर होगा ना। यहाँ पर जो और एरर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी में एरर होगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आ गया समझ में? हाँ वुड है, ना हमने 3 कंडीशन पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस में। किसमें? कंडीशनल सेंटेंस में, है ना। प्रेजेंट में है तो विल कैन में, पास्ट में है तो वुड कुड माइट, और पास्ट परफेक्ट में है तो वुड हैव कुड हैव और माइट हैव, ऐसा हमने पढ़ा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, ये आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा है, अटेंडीज, ये सब्जेक्ट हो गया कि जो अटेंड करने वाले जो लोग थे, अटेंडीज सब्जेक्ट है। एट द म्यूजिक फेस्टिवल, कहां पर? म्यूजिक फेस्टिवल में, है ना। अभी पूरा पार्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। सरप्राइज्ड एवरीवन, सभी को क्या कर दिया उसने? सरप्राइज कर दिया। व्हेन दे टर्न अप, जब वो पहुंचे, कहां पहुंचे? वियरिंग कलरफुल कॉस्ट्यूम, जब वो कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनकर वो पहुंचे, ये मीनिंग दे रहा है। एंड एसेसरीज, उनके पास कुछ क्या थे? एसेसरीज भी थे, है ना। क्रिएटिंग अ लाइवली एंड फेस्टिव एटमॉस्फेयर, क्या क्रिएट करते हुए? एक लाइवली और बहुत ही फेस्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हुए, ये मीनिंग दे रहा है ना। तो सेंटेंस में एरर क्या है? एरर तो मिलता ही नहीं है कि नहीं? चलिए देखते हैं ना। देखिए यहाँ पर देखेंगे ना, मुझे ये बताइए, ये जो सेंटेंस है पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पास्ट की, है ना। ये भी वर्ब किसमें होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो टर्न अप गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? टर्न्ड अप। क्या बनेगा? टर्न्ड अप, है ना। तो आंसर होगा व्हेन दे टर्न्ड अप वेयरिंग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड एक्सेसरीज क्रिएटिंग अ लाइवली एंड फेस्टिव एटमॉस्फेयर। यहां तक कोई डाउट है पूछ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, है ना। तो टाइम ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सी में, चलो ठीक है। और बताइए, नो एरर। चलिए पढ़ते हैं ना। देखिए क्या लिखा है, रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स थे, हैव यूज हुआ, बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल, वह भी क्या लगा है? प्लूरल। हैव के बाद क्या दिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां भी सही है। उसने डिस्कवर किया है, क्या डिस्कवर किया है? डिस्क्रिपेंसीज, मतलब कुछ गलतियां पाई हैं किसके बीच में? बिटवीन द डेटा, उनके डेटा के बीच में। दे कलेक्टेड होना चाहिए ना जी, क्या होना चाहिए? कलेक्टेड, है ना। समझ में आ गया? क्योंकि वो हो चुका है ना, तो हो चुका है तो दे करेक्ट, वो कलेक्ट थोड़ी करते हैं, वो कलेक्ट कर चुके हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, ये बताइए, इसमें क्या एरर है? चलो, दे आर लिविंग इन दिस टाउन फॉर द पास्ट 20 years। हाँ बहुत बढ़िया, गुड, है ना। देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा है? फॉर द लास्ट 20 ईयर, पास्ट 20 ईयर्स। तो सिंस फॉर इसमें तो यूज होता नहीं है, यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना जी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है ना। इसीलिए आंसर बनेगा हैव बीन लिविंग। क्या बनेगा?
हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना? चलो नेक्स्ट, इसे बताइए 16, क्वेश्चन नंबर 16 में एरर कहां पर है ये बता दीजिए बस। हाँ, ऑप्शन ए। हाँ हाँ हाँ, चलिए देखते हैं ना। देखो देखते हैं, बोल रहा हूं, देखो क्या लिखा है, आवर रिसेंटली परचेज्ड रेफ्रिजरेटर, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आवर, हाँ सब्जेक्ट, क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर बोलेंगे तो रेफ्रिजरेटर हमारा नाउन है, परचेज क्या है? वर्ब दिखाई दे रहा है, वो एडजेक्टिव है। वो क्या है? एडजेक्टिव है। और यहाँ पर रिसेंटली क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, नाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई करेगा ना। और यहाँ पर आवर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो आवर रिसेंटली परचेज रेफ्रिजरेटर, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ ये मत सोचो कि ये परचेज यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव है। comes with a 1 year वारंटी कवरिंग ऑल मैकेनिकल पार्ट्स। तो ये जो एक्शन है ये हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो comes लिखा है ये गलत है, यहाँ पर आना चाहिए came। क्या आएगा? came। ये होगा अवर रिसेंटली परचेज हो चुका है ना जी, हो परचेज हो चुका है मतलब एक्शन हो चुका है, इसीलिए आंसर होगा अवर रिसेंटली परचेज्ड रेफ्रिजरेटर केम विथ अ 1 year वारंटी कवरिंग ऑल मैकेनिकल पार्ट्स। ये हमारा आंसर होगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे मुझे। देखो क्या लिखा है, इफ द शिपमेंट वुड हैव अराइव्ड ऑन शेड्यूल द डिले वुड नॉट हैव हैपेंड। मीनिंग समझ गया ना? ये मीनिंग दे रहा है कि अगर शिपमेंट शेड्यूल टाइम पर पहुंच गई होती तो जो डिले था वो नहीं हुआ होता, ये मीनिंग दे रहा है ना। तो आप देख सकते हैं ये कैसा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है। क्या ये? कंडीशनल सेंटेंस है ना। इफ लग गया ना जी, क्या लग गया? इफ, तो कंडीशन बता रहे हैं, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है ना। यहां पर अगर देखेंगे ना, अगर, अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहता हूं इफ यू विल गो देयर आई विल मीट यू, क्या कहा मैंने लिखा इफ यू विल गो देयर आई विल मीट यू। तो इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या? क्या है? किसमें नहीं आएगा? ये बताओ, इफ यू विल गो देयर ये हमारा एक क्लॉज है ना, और आई विल मीट यू ये हमारा एक क्लॉज है ना। तो इसको हम कौन सा क्लॉज बोलेंगे? इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो कौन से क्लॉज में विल यूज नहीं होगा? डिपेंडेंट क्लॉज में नहीं होता ना। मैंने बताया कि डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है प्रेजेंट सिंपल। जैसे आपको नोट में लिखा था फ्यूचर टेंस में कि टू फ्यूचर टेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड इन अ कंडीशनल सेंटेंस, कि हम दो फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते कंडीशनल सेंटेंस में, है ना।
कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसे हम प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं, है ना। और डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ना। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो अगर मैं कहता हूँ इफ यू विल गो देयर, तो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ भी विल लगा है और यहाँ भी विल लगा है, तो दोनों विल का तो यूज होगा नहीं। डिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं ना, यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा, इफ यू गो देयर आई विल मीट यू, यह आंसर बनेगा। तो जिस तरीके से हम दोनों क्लॉज से विल का यूज नहीं करते, तो उसी तरीके से हम दोनों क्लॉज में वुड का यूज नहीं करेंगे, दोनों क्लॉज में वुड का यूज नहीं करेंगे, और दोनों ही क्लॉसेस में वुड हैव का यूज नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हुआ क्या है कि इफ द शिपमेंट वुड हैव अराइव्ड ऑन शेड्यूल, ये क्लॉज हो गया। द डिले वुड नॉट हैव हैपेंड, ये हमारा एक क्लॉज हो गया, है ना। ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट है, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो वुड हैव यहाँ भी लगा है और वुड हैव यहाँ भी लगा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। अगर यहाँ पर वुड हैव यूज हुआ है तो क्या होना चाहिए, कौन से टेंस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। इसीलिए आंसर बनेगा, यहाँ पर वुड हैव गलत है, यहाँ पर आना चाहिए हैड, क्या आना चाहिए, हैड। तो आंसर बनेगा इफ द शिपमेंट हैड अराइव्ड ऑन शेड्यूल द डिले वुड नॉट हैव हैपेंड। ये समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है यहां तक, नहीं है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 का आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं, है ना। देखो क्या लिखा है, क्या एरर, इज देयर एनी एरर और नॉट? आई थिंक देयर इज नो एरर, इट मस्ट बी योर आंसर, है ना। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट योर आंसर, बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर आंसर व्हाट एवर यू गिव, बिकॉज इट इज अ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस, है ना, विच यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, ओके। हाँ वर, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वर आएगा, देखते हैं, है ना। देखिए सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। When I invited my friend to join me for the concert, she was hesitant. ये कह रहे कि जब मैंने इनवाइट किया अपने फ्रेंड को ज्वाइन करने के लिए, मुझे किसके लिए, कंसर्ट के लिए, she was hesitant, वो हेजिटेंट थी, वो थोड़ा रिलक्टेंट थी, अनिच्छुक थी, ये मीनिंग दे रहा है ना। So there is no error in this sentence, the sentence is grammatically correct. यहाँ पर वर्ब कौन से सेंस में आएगा जी, ये बताओ। वो कोई हाइपोथेटिकल केस है क्या? नहीं, हाइपोथेटिकल केस है क्या? अगर वो ऐसा होती मीनिंग थोड़ी दे रहा है, वो ऐसा थी, वो सच्चाई को बता रहा है, तो वाज ही आएगा। अगर वो हाइपोथेटिकल केस है तभी वो वर लेता है ना। तो शी वाज हेजिटेंट, ये आंसर बनेगा। यहां तक कोई डाउट है, आया समझ में? चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ये बताइए आंसर। 19 का आंसर बताएंगे जी संजय कुमार, संजय सिंघानिया, हाँ बताइए। विल की जगह वुड आएगा, और कोई बताओ भाई। अच्छा इस वाले में, मतलब एरर जो है ऑप्शन नंबर सी में है। चलो और कोई बताइए। ए में एरर है। चलो आप देख सकते हैं सेंटेंस हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है। देखो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है, कैसे पता चला, इफ लगा है। तो इफ इट विल रेन टुमारो, अगर कल बारिश होगी, वी विल हैव टू पोस्टपोन द आउटडोर इवेंट, हमें आउटडोर इवेंट को क्या करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा, मीनिंग दे रहा है। अब जिस तरीके से ये हमारा कौन सा क्लास है, डिपेंडेंट है, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो दोनों में विल तो आता नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए, इसीलिए आंसर होगा यहाँ पर विल यूज नहीं होगा, यहाँ पर रेन में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा ना।
इसका आंसर होगा इफ इट रेन्स टुमारो वी विल हैव टू पोस्टपोन द आउटडोर इवेंट। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, वो देखो, रूल याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, रूल याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अप्लाई। और अप्लाई करना तभी आएगा जब when you practice a lot, when you practice a lot, so therefore we need to practice a lot to make perfect in this language, है कि नहीं? चलिए, ऐसा थोड़ी है, सब में प्रैक्टिस करना पड़ता है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20, ये आंसर बताएंगे। क्या एरर बताओ? You don't have to take too much time because it is so easy question that can be solved in a 5 seconds. 5 seconds it can be solved. Within 5 seconds this question can be solved. You don't have to think too much because the whole concept is built in your mind. Option number D. And anybody else? C. चलिए, ऑप्शन नंबर C। और बताइए। लेट्स सी। हाँ ना, चलो देखते हैं क्या लिखा है। He had studied diligently. उसे बहुत मेहनत से पढ़ा था। सर एक सेकंड और क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा सर, तो पहले क्या रहेगा वो पहले होगा सर। देखिए वो सही है, यहाँ पर ये जो हेल्पिंग ऑफ है सब्जेक्ट के पहले है, क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगा है कि नहीं? He had studied diligently. Would he pass the test with flying colors? देखिए एरर ये है, मुझे ये बताइए ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है। तो मुझे ये बताओ आगे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें विल आएगा, वुड आएगा कि वुड हैव आएगा? वुड हैव आएगा। अब ये क्या कह रहे हैं? वुड ही पास्ड, तो यहां पर ये गलत है, ये होगा वुड ही हैव पास्ड। क्या बनेगा? हैव पास्ड। समझ में आया कि नहीं? है ना? तो ये होगा आंसर ही हैड स्टडीड डिलिजेंटली वुड ही हैव पास द टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर। मतलब बहुत अच्छे कलर से वो क्या होता? पास हुआ होता। ये मीनिंग दे रहा है ना। अब यहाँ पर वुड सब्जेक्ट के पहले इसलिए है क्योंकि सेंटेंस आप देख सकते हैं क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं। 21 में आ जाते हैं। बताइए आंसर इसका भाई। इज देयर एनी एरर? सेंटेंस का मीनिंग समझ गए? सेंटेंस का मीनिंग मुझे बता दो तब मैं मान जाऊंगा। सेंटेंस का मीनिंग तो बता दो। इस लाइन का मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग? अरे मीनिंग तो दे रहा है ना कि अगर वो मैनेजर होता कंपनी का, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाता। अगर वो इस कंपनी का मैनेजर होता तो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता। हाँ, अब देखो ये सच तो है नहीं, सच नहीं है ना। हाँ, इसीलिए क्या आएगा? वर। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी मैंने बताया था कि कब हमको वाज लगाना है, कब हमको वर लगाना है। अगर वो सिंपल सा कोई भी पास्ट एक्शन को बता रहे हैं ना तो वाज, लेकिन अगर वो कोई हाइपोथेटिकल केस इमेजिनरी है विच इज नॉट ट्रू, जो सच नहीं है, अगर उसमें हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं, तब उसके साथ सारे सब्जेक्ट हम वर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर। तो इसीलिए आंसर होगा इफ ही वर द मैनेजर, कि अगर वो इस कंपनी का मैनेजर होता। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े, है ना। चलिए, कॉन्सेप्ट तो सब में रहता है कि नहीं?
नेक्स्ट 22 का आंसर बताएंगे। सर यदि इफ का मतलब यदि होता है ना। यस अगर चलिए बाकी जो क्वेश्चंस है ना उसे हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। तो बस ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप फोटो क्लिक कर लीजिए और इसको आप बना के लाना, इसका एरर क्या होगा, है ना। टिल देन हम जो है वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट अ लॉट। थैंक यू।